दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक चैप्टर, और चैप्टर का नाम है एग्जाम्शन फ्रॉम जीएसटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जितनी भी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में हमेशा आती हैं, ठीक है, वे सारी की सारी एग्जाम्शन मैं यहाँ पे कवर करूँगा। प्लस में जो अमेंडमेंट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमेंडमेंट है अब की बार, ठीक है ना, एग्जाम्शन चैप्टर के अंदर, और उनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अमेंडमेंट प्लस में जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस रही हैं उनका क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वही सारी हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो ध्यान से देखना वीडियो को लास्ट तक। ठीक है। तो सबसे पहली जो यहाँ पर एग्जामिनेशन दे रखी है वो है चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट की जो एग्जामिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर क्या है कि ये एग्जामिनेशन किसको मिलती है, ये एग्जामिनेशन उस एंटिटी को मिलती है, ठीक है ना, किसको मिलेगी, उस एंटिटी को जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है ना, कौन कौन सी, एक तो वो एंटिटी ना रजिस्टर्ड होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 12AA के अंदर जो इनकम टैक्स का एक्ट होता है अपना 1961, ठीक है ना। तो 1961 जो अपना इनकम टैक्स एक्ट होता है उसका एक सेक्शन होता है सेक्शन 12AA, ठीक है ना, और सेक्शन 12AB। तो इसके अंदर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा वो जो एक्टिविटी है ना वो स्पेसिफाइड कर रखी है कि जो वो एंटिटी है ना वो ये एक्टिविटी कर रखी हो, ठीक है ना। यहाँ पे 4 एक्टिविटी दे रखी है, इनमें से कोई भी अगर वो एक्टिविटी कर रही है, ठीक है ना, तो फिर उसको एग्जामिनेशन ये वाली मिल जाएगी। तो दोबारा बोल देता हूं, ये एग्जामिनेशन उस एंटिटी को मिलेगी जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। पहला तो वो 12AA 12AB के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, ठीक है ना, वो वही जो स्पेसिफाइड एक्टिविटी यहां पर दे रखी है उन्हीं में से कोई एक्टिविटी उसको करनी होनी चाहिए। बोलो क्लियर है। अब ये कौन कौन सी एक्टिविटी है, ठीक है ना, आइए इनकी बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक्टिविटी या तो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है ना, अगर आपको एकदम बिल्कुल सीधा सीधा ध्यान रखना है तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है ना, आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ है। ठीक है, समझ रहे हो, हेल्थ अच्छी है तो बाकी चीज तो कर ही लेंगे, है ना। हेल्थ अच्छी है तो सबसे पहले, ठीक है ना, हेल्थ अच्छी कैसे होगी, ठीक है ना, भैया योगा करो ढंग से, है ना। और हेल्थ अच्छी है, योगा करते हो, ठीक है ना, हेल्थ अच्छी है तो इसका मतलब है, ठीक है ना, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, फिर आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए। ठीक है ना, सब ये सारी चीज़ें सीख है। अब ये सारी चीज़ें ठीक है, हेल्थ प्लस में एजुकेशन समझ में आ गया, फिजिकली फिट होना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ध्यान रख लेना, बस ये 4 ही है यहाँ पे एक्टिविटी। तो इनमें से अगर कोई भी एक्टिविटी करती है एंटिटी, ठीक है ना, तो समझ लो वो क्या है, स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटी है और एग्जाम्प्ट हो जाएगी अगर वो रजिस्टर्ड है तो 12AA एंड 12AB के अंदर, ठीक है ना, 12AA एंड 12AB के अंदर। बोलो क्लियर है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना इससे, अगर आपको बिल्कुल शॉर्टकट चाहिए तो। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। तो ये कौन कौन सी एक्टिविटी है, जैसे कि मैंने बताया, हेल्थ यानी कि पब्लिक हेल्थ, ठीक है ना, हेल्थ, बोलो क्लियर है। और हेल्थ में बाय वे ऑफ क्या कर रही है वो, ठीक है ना, बाय वे ऑफ, ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी यहाँ पे लिख रखी है, मोटी मोटी मेन ध्यान रख लेना। ठीक है ना, कोई मेंटल डिसेबिलिटी है किसी पर्सन को, ठीक है ना, उसकी केयर कर रही है, कोई इल पर्सन है, ठीक है ना, उसकी केयर कर रही है, HIV, ठीक है ना, या एड्स, ठीक है ना, से अफेक्टेड है कोई, उसका केयर कर रही है, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई मतलब ड्रग्स से रिलेटेड या अल्कोहल से रिलेटेड कोई, ठीक है ना, पर्सन है, ठीक है ना, ओके, एडिक्टेड है तो उसकी केयर कर रही। तो इस तरीके से पब्लिक हेल्थ, तो ये हेल्थ वाली बात है, ये मोटा मोटा सा ध्यान रखना बस। ठीक है ना, पब्लिक अवेयरनेस कर रही है, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, ठीक है ना, HIV इन्फेक्शन से रिलेटेड। तो ये बस छोटी छोटी आप ये भी बात ध्यान रख लेना। बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं, तो इतना ध्यान हो गया होगा। उसके बाद मेन आप ये ध्यान रख लेना, योगा। तो योगा में क्या है, एडवांसमेंट ऑफ, ठीक है ना, योगा, बस इतना सा ध्यान रख लेना और कोई दिक्कत नहीं है। एक एजुकेशन की बात ध्यान रख लेना, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, प्रोग्राम कोई भी है और वो प्रोग्राम किससे रिलेटेड हो, एजुकेशन का प्रोग्राम किससे रिलेटेड हो, ठीक है ना, ऑर्फन, ठीक है ना, या होमलेस जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए हो, फिजिकली या मेंटली अब्यूज जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए हो पर्सन, ठीक है ना, या प्रिजनर है उनके लिए हो, ठीक है ना, या फिर वे लोग जो रूरल एरिया के अंदर हैं, ठीक है ना, वे लोग जो रूरल एरिया के अंदर है और उनकी एज क्या है, ठीक है ना, ओवर, ठीक है ना, 65 है। बोलो क्लियर है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा एनवायरनमेंट को प्रिजर्वेशन से रिलेटेड होगा, इसमें WWF करके याद रख लेना। W मतलब, ठीक है ना, वाटर शेड, W मतलब वाइल्ड लाइफ और F मतलब फॉरेस्ट। बोलो क्लियर है। तो एक बार इसको मोटा मोटा फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि अभी के अभी याद हो जाए। तो चैरिटेबल ट्रस्ट में आप लोगों को क्या याद रखना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी। तो चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर इस एंट्री के अंदर एग्जाम्पशन उसी एंटिटी
एंटिटी को मिलेगी, ठीक है ना, किसको मिलेगी, जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती है। वो 2 कंडीशन क्या है, एक तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए 12AA 12AB के अंदर, और दूसरा क्या है, कोई भी इनमें से जो गिवन है चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही हो। कौन सी एक्टिविटी, ठीक है ना, हेल्थ, ठीक है ना, हेल्थ, एजुकेशन, योगा, एनवायरमेंट, बस ये है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ है। हेल्थ कैसे बनेगी, योगा करो। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक है तो भैया फिर पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है ना, ओके। और पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो फिर इतना भी समझो कि हमारे लिए एनवायरनमेंट जरूरी है, ठीक है ना। बस इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, मतलब बोलो क्लियर है। बाकी एक बार रीडिंग ले लेना। तो ये हो गया अपना, ठीक है ना, पहली एग्जाम्पशन डन, एकदम 100%। बोलो डन, खत्म। चले आगे, चलिए जी आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, दूसरी एग्जाम्पशन पे आ जाते हैं और दूसरी एग्जाम्पशन यहाँ पे पढ़ते हैं। दूसरी एग्जाम्पशन है दोस्तों रिलीजियस सर्विस, ठीक है ना। रिलीजियस सर्विस के अंदर क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैंने ऐसा मान के चलो कि मैंने, ठीक है ना, मान के चलो क्या मैं गया था, ठीक है ना, मैं हरिद्वार गया था अभी, ठीक है। तो वहाँ की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और उसी से आपको ये याद हो जाएगी, रिलीजियस सर्विसेज, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसके अंदर है ना ये वर्ड ध्यान रख लेना बस, रेंट वाला, ठीक है ना। रेंट वाली बात मतलब नॉर्मली एग्जाम के अंदर सारे हर जगह पे आपको रेंट से रिलेटेड एग्जाम में मिलेगा। और इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, ये 3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ हरिद्वार के अंदर और उससे ध्यान रखना आपने। अब इसके अंदर कई लोगों को ना इसमें भी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे एक हुक बना दिया इसका, आप इसको याद कर लो। SPR हम लोग क्लास 12 में पढ़ते थे ना, ठीक है। जब शेयर इशू करते हैं 10 रुपये का शेयर 12 में इशू करते हैं तो प्रीमियम उसके लिए अकाउंट खोलते थे, SPR अकाउंट, अगर याद हो तो आपको, सिक्योरिटी प्राइमरी जो अकाउंट है ना। तो बस उससे ध्यान रखना, ठीक है ना। कैसे ध्यान रखोगे, SPR, ठीक है ना। SPR, एस का मतलब क्या होता है, शॉप। अगर शॉप रेंट पे दे रहे हैं ऐसी जगह पे, है ना, जैसे हरिद्वार जैसी जगह पे, मतलब कोई शॉप है वो दुकान वो रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है ना। SP मतलब कोई प्रीमाइसिस है, ठीक है ना, जैसे कोई कम्युनिटी हॉल है, कल्याण मंडपम है, कोई ओपन एरिया है, ठीक है ना, उसको किराए पे दे रहे हैं, ठीक है ना। R मतलब रूम, या वहाँ पे कोई रूम है, ठीक है ना, वो किराए पे दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे वो किराए पे दे रहे हैं, रूम किराए पे दे रहे हैं। तो इस तरीके से ना बस ये बातें ध्यान रख लेना, ठीक है ना, जैसे धर्मशालाएं होती है उस तरीके से। तो बस इतनी सी ध्यान रखना, आपको एग्जाम में सीधा सीधा ये चीज़ें मिलेंगी, रूम है, प्रीमाइसिस मतलब जैसे कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया, ये वर्डिंग लिखी मिलेगी, ठीक है ना। शॉप मिलेगा लिखा, तो ये बस ये ध्यान रखना। अब इसमें एक आप नॉर्मल सी बात ध्यान रखना, अब अमाउंट ध्यान रखना आपको। अमाउंट कैसे ध्यान रखोगे, देखो दोस्तों, नॉर्मली जो कोई भी आदमी दुकान किराए पे देता है, ठीक है ना, तो आपको पता है नॉर्मली मंथली रेंट होता है, तो इसका तो मंथली वर्ड याद रखना कि भैया पर मंथ के हिसाब से रेंट है, ठीक है ना, 10,000 और मोर। अगर 10,000 या 10,000 से ज़्यादा, अगर 10,000 है या 10,000 से ज़्यादा है रेंट, तो टैक्सेबल है। अगर उससे कम है, 10,000 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये एग्जेम्प्ट है। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे, ठीक है ना, अगर कोई ओपन एरिया है, कल्याण मंडपम, कम्युनिटी हॉल, इस तरीके की बड़ी बड़ी चीज़ें अगर किराए पे देंगे तो उसमें भी क्या होता है, किराया काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। पर ये पर डे होता है, यहाँ पर मंथ है, यहाँ पर डे, पर अमाउंट सेम है, 10,000 और मोर, ठीक है। लेकिन रूम का रेंट तो बहुत कम होता है, बस इससे ध्यान रखना, ठीक है ना। एक जीरो हटा दो, वहाँ पे 10,000 की जगह पे 1,000 आ जाएगा, 1,000 और मोर, लेकिन है पर डे ही, ठीक है ना। यहाँ पे भी पर डे ही होता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे हरिद्वार में गए थे, जब वहाँ एक धर्मशाला में रुके थे, तो एक दिन का रेंट लिया था उन्होंने, 600 रुपये लिया था हमने, ठीक है ना। तो एक तरीके से उन्होंने जो रेंटिंग ऑफ रूम दिया हमें 600 रुपये होगा, तो वो तो 1,000 से लेस होगा, तो मतलब एग्जाम्प्ट होगा, ऐसे मान के कर सकते। बोलो क्लियर है। अब क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से मिलेगा आपको, रेंटिंग ऑफ रूम वगैरह करके, और उसका फिर ब्रैकेट में करके ये दे रखा होगा, अमाउंट दे रखा होगा भैया पर डे के हिसाब से कितना है, तो उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना, कि भैया पर डे का चार्जेज क्या है। आप देख लेना 1,000 या उससे ज़्यादा का पर डे का चार्जेज है तो टैक्सेबल, और कम है तो टैक्सेबल नहीं है। अगर आपको ऐसे ही मिलेगा रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम, ठीक है ना, आप रेंट देख लेना कितना रेंट है, ठीक है ना, 10,000 दे रखा है या उससे ज़्यादा दे रखा है तो टैक्सेबल है, कम है तो फिर एग्जेम्प्ट है। कोई रेंटिंग ऑफ शॉप दे रखा है, ठीक है ना, रेंटिंग ऑफ शॉप, वो आप देख लेना 10,000 या उससे ज़्यादा अगर पर मंथ दे रखा है तो टैक्सेबल है, उस अमाउंट को टैक्सेबल में काउंट कर लेना, और GST पूछ रखा है, GST का रेट लगा के निकाल लेना। तो इस तरीके से क्वेश्चन, बोलो क्लियर है। आई होप याद होगा हुआ अभी के अभी, इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा। तो आपको रिलीजियस सर्विस के अंदर क्या ध्यान रखना है, रेंट बस। और ये मैं जैसे बताया हरिद्वार वाली स्टोरी, बस ये ध्यान रखना कि मैं वहाँ पे गया, आप लोग में से बहुत लोग गए होंगे, ठीक है ना, हरिद्वार या कहीं पे भी, जैसे माता वैष्णो देवी, ऐसी जगह आप लोग गए होंगे, ठीक है ना। तो बस उसको कहानी को रिलेट कर लो आप थोड़ा सा, और हुक याद करने के लिए मैंने बता दिया SPR। बोलो क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे थर्ड, ये खत्म होगी, देखो कितनी जल्दी खत्म हो गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है।
अब हम चलेंगे दोस्तों तीसरी एग्जामेशन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है ना, रेंटिंग ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, अभी रेंटिंग ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ना अमेंडमेंट है दोस्तों। ठीक है ना, तो अमेंडमेंट में डिटेल में मैंने करा रखा है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लो, यहाँ पे मैं बस इतना ही बता देता हूँ आपको, इतना ही ध्यान रखना। क्या? ठीक है ना, डिटेल में इसको अमेंडमेंट में करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना, ठीक है ना, कि भैया अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब होता है रेजिडेंस वगैरह के लिए, ठीक है ना, फॉर रेजिडेंस, ठीक है ना, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंस, ये वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं पता है आपको? ठीक है ना, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंस, ये वर्ड है ना, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब ये सोचो कि मैंने किसी का घर किराए पे लिया, ठीक है ना, और मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, ठीक है ना, रहने के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए रहने के लिए लिया, तो एग्जाम्प्ट है, बस इतनी सी बात। अब यही चीज़ इन्होंने इंग्लिश में लिख रखी है, और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे ना, आप कंपाइलर में क्वेश्चन करेंगे या स्टडी मेट का क्वेश्चन करेंगे, आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना, ये पूरी लाइन लिखी मिलेगी वहाँ पे, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, और आप उसको एग्जाम्प्ट कर देना, बस इतना ही है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, बाकी डिटेल में मैं इसको अमेंडमेंट में ही कराऊंगा। ठीक है ना, अभी के लिए सिर्फ ये ध्यान रख लो, इतना सा। बोलो क्लियर है? अगर आप किसी का घर किराए पे लेते हो, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, और आप रहने के लिए ले रहे हो, रेजिडेंस पर्पस के लिए ले रहे हो, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, ठीक है ना, तो एग्जाम्प्ट है, बस बात खत्म। ये मत ध्यान रखना इतना, ठीक है ना, ये सब हम अपन अमेंडमेंट में देखेंगे। चलें आगे। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, अभी तक जो भी पढ़ा है हमने उसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है। आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, जिससे कि क्लियरिटी हो जाएगी कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, ठीक है ना, उसके अंदर हम लोग सही से पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए। तो यहाँ पे क्या है, सर्वा सुगम करके एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। क्या अब मैंने आपको पहली ही एंट्री के अंदर बताया था, चैरिटेबल ट्रस्ट में ना दो बातें देखना। पहली बात रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड है ना 12AB के अंदर या 12AA के अंदर, तो है फिर रजिस्टर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें से कौन सी एक्टिविटी कर रही है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ। ठीक है ना, अगस्त के अंदर कुछ यहाँ पे बता रखा है, ठीक है ना, कि सप्लाई ऑफ सर्विस क्या क्या है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस क्वेश्चन को, तो आप लोग मुंह जबानी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना, तो एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आंसर कैसे देंगे आप? पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेना पूरा, ठीक है ना, कि क्या मांग रखा है। ठीक है ना, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जीएसटी लायबिलिटी मांग रखी है कि भैया जीएसटी लायबिलिटी बताओ। ठीक है ना, अब जीएसटी लायबिलिटी का मतलब है कंप्यूटेशन करना, हमें जीएसटी निकालना है। ठीक है ना, तो उसके अंदर नॉर्मली यही फॉर्मेट होता है दोस्तों। ठीक है ना, पहले तो पर्टिकुलर और उसके बाद अमाउंट और उसके बाद एक कॉलम और बना देना जीएसटी का, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम। ठीक है, बोलो क्लियर है? ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, और जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो, उसके अंदर अगर छोटा मोटा जो प्रोविजन लिखते हैं ना, वो बाद में नोट मत दिया करो, साथ साथ में नोट देना जरूरी होता है। ठीक है ना, बाद में क्योंकि दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसी टाइम पे जितना शॉर्ट कर सकते हो, टू द पॉइंट उसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ओके। अब इससे पहले कि आप ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कई लोग क्या करते हैं, सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर देते हैं ऐसे कि चलो भैया हमें तो ये क्वेश्चन आता है, और शुरुआत कर देंगे कहाँ से, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। ठीक है ना, ऐसे करके और शुरू कर देंगे सीधा क्वेश्चन, तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा। आपको प्रोविजन लिखना चाहिए पहले। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, अभी हम पढ़ के आए। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो मैंने जैसे बताया था ना, पूरा पॉइंट यही लिख रखा हुआ, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेजिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, लिख रखा है ना पूरा। तो बस आप पहली बात यही लिख दो। ठीक है ना, प्रोविजन के अंदर ये लिख दो कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेजिडेंस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्ट। ठीक है ना, ओके, बस इतनी सी बात लिख देना। ठीक है ना, फिर वो वाला प्रोविजन लिख देना आप। ठीक है ना, जो हमने पढ़ के आए थे ना, ठीक है ना, अगर याद हो तो एसपीआर अकाउंट वाला प्रोविजन अपन, ठीक है ना, जिसके अंदर रिलीजियस सर्विस वाला है, याद है? तो वो वाला प्रोविजन लिख दो, जिसके अंदर हमने पढ़ता है, ठीक है ना, कि भैया अगर रेंटिंग करते हैं किसको, कोई भी रिलीजियस प्लेस है, अगर उसको रेंट पे देते हैं, ठीक है ना, रेंटिंग कैसे, एसपीआर, रेंटिंग ऑफ रूम और उसका चार्जेज लिख देना, रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस उसका चार्जेज लिख देना, रेंटिंग ऑफ शॉप उसका चार्जेज लिख देना, इस तरीके से प्रोविजन लिख देना। ठीक है ना, क्योंकि इसने दे रखा है ना ये सब चीज़ें। बोलो क्लियर है? और इससे रिलेटेड और क्या लिख सकते हो, और चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रोविजन लिख सकते हो, जो सबसे पहला था ना, रिलीजियस का हो गया, रेंटिंग का हो गया, और चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रोविजन लिख सकते हो। लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट का पूरा मत लिख देना। ठीक है ना, कभी आप लोग लिखना शुरू कर दो कि ठीक है ना, चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर की भैया वो चैरिटेबल एक्टिविटी भी बता रहे हो, यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट मत कर देना। चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, तो वैसे इतना ही ध्यान रखना कि चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर वो दो कंडीशन लिख सकते हो कि इट शुड बी रजिस्टर्ड और एनी, वो बस वो बातें लिख सकते हो। ठीक है ना, अदरवाइज उसकी भी नीड नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ पे 4 पॉइंट बताए थे, अगर याद हो तो आपको। ठीक है ना, याद है ना?
मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर दोस्तों 4 पॉइंट बताए थे आपको, हेल्थ से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, एजुकेशन और एनवायरनमेंट। वैसा कोई पॉइंट यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो इसलिए उसके प्रोविजन मत लगा। तो थोड़ा सा ना बारीकी से सोचना और ढंग से डीपली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि आंसर लिखना क्या है, ठीक है ना। आंसर अगर आप सही से नहीं लिख के आओगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने बताया है, ठीक है ना। आइए मैं आंसर दिखा देता हूँ। तो आंसर के अंदर सबसे पहले दोस्तों रिलीजियस ट्रस्ट और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले प्रोविजन लिख डालने हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटेशन करनी है, और कंप्यूटेशन के अंदर फिर क्या करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू ये तो सेम चिपका देना आपको, और उसके बाद जीएसटी निकाल देना, ठीक है ना। जीएसटी का रेट इसने बता रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जीएसटी का रेट बता रखा है 18% का, और जितने भी अमाउंट है वो सारे के सारे एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। तो ये बात ऑलरेडी नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, डोंट वरी। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर यूज एज रेडियल। ये क्या होता है, ये एग्जेम्प्ट होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो आप लिख दो, ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं ना, जो एक चीज एग्जेम्प्ट होती है ना उसको लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो आपको नील भी दिखाना होता है, उसके नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख के, ठीक है ना, और आप साइड में मतलब छोटा सा प्रोविजन लिख दो, ठीक है ना, कि इट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। वैसे इतना सा लिख के और वैल्यू लिख दो, और यहाँ पे नील जरूर दिखाना। ये आपको ना करना है, ठीक है ना, काम, नहीं तो फिर नंबर नहीं होंगे। तो रेंटिंग ऑफ रूम, ठीक है ना, रूम, अब देखो रूम का आपको ना कुछ नहीं ध्यान रखना है। अगर रेंटिंग ऑफ रूम की अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो रेंटिंग ऑफ रूम अगर याद करो, रूम में मैंने बताया था 1000 और मोर है तो टैक्सेबल है, और उससे कम है तो फिर एग्जेम्प्ट है। तो ये क्या हुआ, एग्जेम्प्ट हो गया, तो यानी कि इसको भी नील दिखाओ फिर आप नीचे जाके, ठीक है ना। तो इसको भी दोस्तों नील दिखा दो, यहाँ पे देखो नील दिखा दिया, रेंटिंग ऑफ रूम, ठीक है ना। और वो रीजन दे दो जो मैंने अभी बताया, ठीक है ना, कि भैया एग्जेम्प्ट है, क्यों, क्योंकि ये 1000 से कम है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ और नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। अब अगले पे आ जाओ, ठीक है ना। रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम, कल्याण मंडपम क्या होता है, प्रीमाइसिस के अंदर आता है, ठीक है ना। प्रीमाइसिस, ओपन एरिया कल्याण मंडपम, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था, याद हो तो। अब इसमें पर डे के हिसाब से चार्जेस होता है, 10,000 और मोर है तो टैक्सेबल है, तो इट इज 10,000 और मोर है ना, ये 10,000 से ज़्यादा है ना, तो इट इज टैक्सेबल, तो 12 लाख के ऊपर टैक्स निकाल देंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो ऐसे निकाल रखा होगा पहले लिख के, और यहाँ पे वही रीजन बताना है कि भैया 10,000 से एक्सीड हो रखा है, इसलिए तो 12 लाख और उसके ऊपर रेट लगा के जो है जीएसटी का अमाउंट निकाल लेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, और उसके बाद है रेंटिंग ऑफ शॉप। शॉप मैंने बताया था ना, ठीक है ना, किराया, तो वो मंथली होता है नॉर्मली, ठीक है ना। हाँ, ध्यान भी नहीं होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, देखो मंथली। तो मंथली में अब क्या था, 10,000 और मोर है तो टैक्सेबल है, ये तो 10,000 से कम है, तो इसका मतलब क्या क्या हो गया, ये एग्जेम्प्ट हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाते हैं, क्या इसने एग्जेम्प्ट कर रखा है, ठीक है ना। हाँ जी, इसने एग्जेम्प्ट कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये 10,000 से कम है, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। अगर 10,000 से कम है तो फिर इसका मतलब क्या है, एग्जेम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ शॉप फॉर बिजनेस, ये क्या है, ये शॉप क्या है, ठीक है ना, ये पर मंथ है, ठीक है ना, और यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये टैक्सेबल हो जाएगा। 7,50,000 रुपये इसने टैक्स निकाल रखा होगा। आ जाते हैं यहाँ पर, और रीजन में क्या देना, रीजन में बस वही एक लाइन कि भैया एक्सीड कर रहा नहीं कर रहा है, क्यों एग्जेम्प्ट है, क्यों टैक्सेबल है, बस, ठीक है ना। तो इसके ऊपर टैक्स निकाल दो, और जो भी जीएसटी का अमाउंट आएगा उसका टोटल कर लो, जो नील है वो नील रहेगा ही, तो नील जरूर दिखाना आपको। इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना, जितने भी यहाँ पे एग्जामिशन कराई थी 3, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दिया, अच्छी खासी क्लियरिटी हो गई होगी। अब आ जाते हैं दोस्तों इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जामिशन होती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमेशा इंस्टीट्यूट की फेवरेट रही है, ठीक है ना। वैसे तो इंस्टीट्यूट की जितनी भी फेवरेट रही है वो सारे मैंने दे दिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेवरेट रही है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा 9 नंबर का क्वेश्चन आया 9 मार्कर, वो है हेल्थ केयर सर्विस और एजुकेशन वाली। तो अब हम पढ़ने वाले हेल्थ केयर सर्विस। अब हेल्थ केयर सर्विस का एक एक पॉइंट मैं बारीकी से आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हेल्थ केयर सर्विस का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हेल्थ केयर सर्विस के अंदर क्या है, सबसे पहले हेल्थ केयर सर्विस का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमेशा पहले तो ये चिपका देना, हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है ना, बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एन एथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है ना, और ए पैरामेडिकल्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। पहले तो ये सेम टू सेम लैंग्वेज चिपकानी, बोलो क्लियर है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब कोई हॉस्पिटल है या कोई प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर, ठीक है ना, और ये हेल्पर वगैरह जो असिस्टेंट टाइप होते हैं, ठीक है ना। ये पहली बात क्लियर है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है ना, कि हेल्थ केयर सर्विस के अंदर, ठीक है ना, जो रूम चार्जेस ले रहे हैं ना, ठीक है ना, जो जिस भी व्यक्ति को सर्विस दे रहे हैं हेल्थ केयर की, उससे जो रूम चार्जेस ले रहे हैं ना, वो 5,000 से ज़्यादा का है पर डे का, 5,000 से ज़्यादा का है पर डे का, तो आप उसको टैक्सेबल कर देना। क्या कर देना उसको, टैक्सेबल, ठीक है ना। कई बार ये दे रखा होगा कि भैया एम्बुलेंस की सर्विस दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है ना, एम्बुलेंस की सर्विस दे रहे हैं,
ठीक है ना, तो एम्बुलेंस की सर्विस हमेशा क्या होगी, एग्जेम्प्ट। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। अब आपको फिर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट दे रखा है इनमें से। हेल्थ केयर सर्विस डज नॉट इंक्लूड, ये बात ध्यान रखना कि अगर इस तरीके की कोई सर्विस दे रहे हैं तो ये 3 सर्विस जो होती है ये हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आएगी। ठीक है ना, प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है ना, हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, ठीक है ना, ओके क्लियर है। तो इस तरीके की सर्विस जो होती है वो क्या है, ठीक है ना, वो उसके अंदर नहीं आएगी हेल्थ केयर सर्विस में। बोलो, ये बात ध्यान रखना, ये क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी, मतलब अगर दे रखी है तो। अगर कोई भी सर्विस है वो रिकॉग्नाइज सिस्टम के द्वारा दी जा रही है, ठीक है ना, इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज सिस्टम के द्वारा दी जा रही है तो ही वो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि ठीक है ना, आयुष याद रखना, आयुष, ठीक है ना, आयुष, ठीक है ना, आयुष, आयुष से क्या है, ए फॉर ठीक है ना आयुर्वेदा, ए फॉर ठीक है ना एलोपैथी, ठीक है ना, वाई फॉर ठीक है ना, वाई का मतलब क्या होता है, योगा, ठीक है ना, यू मतलब ठीक है ना, यू मतलब यूनानी, ठीक है ना, और एस मतलब सिद्धा, और एच मतलब होम्योपैथी, ठीक है ना। आयुष नहीं, नहीं से याद रखना, एन मतलब नेचुरोपैथी, ये याद रखना, तो इससे याद हो जाएगा आपको। लेकिन अगर कभी रेकी वर्ड मिला ना, रेकी, ठीक है ना, तो ये जो होता है ना, ये रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं माना जाता है, ठीक है ना, इट विल बी टैक्सेबल अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने बिल्कुल अलग से बना रखे हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट इनमें से पूछ रखा है। बोलो क्लियर है, आगे चलते हैं। अगर ठीक है ना कोई भी पेशेंट है, ठीक है ना, और उसको रूम रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है ना, अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है रूम रेंट पे दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है नॉर्मली। लेकिन वही है कि अब रूम रेंट क्या है, चार्जेज है, ठीक है, रूम चार्जेज अगर 5,000 से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। आगे चलते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज में, ठीक है ना, हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूड, ठीक है ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट, टेक्नीशियन, वेदर और एम्प्लॉय। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, कि भैया एम्प्लॉई है या नहीं है। वो बोलेंगे कि जो डॉक्टर है ना उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा, वो एम्प्लॉई नहीं है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो डॉक्टर हैं, ठीक है ना, वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉई एज ए एम्प्लॉई कर रहे हैं या उनका कॉन्ट्रैक्ट है हॉस्पिटल के साथ, क्या कुछ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, सीधी सी बात है, वो हेल्थ केयर सर्विस के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है ना, और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर एम्प्लॉय है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंटायर अमाउंट, एंटायर अमाउंट वर्ड है ना, ये जरूर पकड़ना, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको मिलेगा हमेशा। ठीक है ना, कि भैया हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ने जो है पेशेंट से लिए है 10,000, 10,000 में से 5,000 खुद रख लिए और 5,000 डॉक्टर को दे दिए, तो बताओ ठीक है ना क्या होगा। तो भैया सीधी सी बात है, पूरा का पूरा अमाउंट ही क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर जो रिटेंशन मनी है जो उन्होंने खुद रखी है और जो डॉक्टर को पेमेंट किया है, पूरा का पूरा एंटायर अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत आता है। इसके अलावा हेल्थ केयर सर्विस के अलावा जो और सर्विसेज होती हैं वो टैक्सेबल होती हैं। अदर सर्विसेज मतलब जैसे रेंटिंग ऑफ शॉप, ठीक है ना, कोई शॉप है, वो ऑडिटोरियम है, ठीक है ना, क्लिनिक, कोई प्रीमाइसिस है, ठीक है ना, तो या एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें टैक्सेबल होंगी। ये एक बार बस खाली रीडिंग के लिए ध्यान रखना। आईवीएफ की सर्विस दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, तो ये भी एग्जेम्प्ट होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, ये भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। नॉर्मली एग्जाम के अंदर नहीं मिलेगा ये आपको, लेकिन बस ध्यान रख लेना कि एग्जेम्प्ट होता है। अब ये एग्जाम के अंदर बहुत मिलता है फूड का, ठीक है ना, कि जो पेशेंट होता है ना उसको भैया खाना तो चाहिए ना, कोई पेशेंट एडमिट होगा तो खाना नहीं देंगे उसको। तो ये ध्यान रखना कि जो कैंटीन है ना, फूड प्रिपेयर कैंटीन, वो कहाँ है, मतलब ठीक है ना, कहाँ का मतलब है, ठीक है ना, कि भैया कैंटीन कौन रन कर रहा है, हॉस्पिटल रन कर रहा है, उसी के एम्प्लॉय खाना बना रहे हैं या खाना पीना बाहर से लेके आ रहे हैं। अगर हॉस्पिटल के अंदर ही कैंटीन है, उसके एम्प्लॉय ही खाना बना रहे हैं, ठीक है ना, और जो फूड है, ठीक है ना, जो पेशेंट एडमिट कर रखा है डॉक्टर की एडवाइस पर, जो एडमिट कर रखा है पेशेंट, ठीक है ना, मान लो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ, ठीक है ना, और मेरे जो हॉस्पिटल है उन्होंने अपना ही मतलब वहाँ पे कैंटीन बना रखी है और हॉस्पिटल के एम्प्लॉई वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना, और मैं वहाँ पे एडमिट हूँ, उन्होंने मुझे खाना दिया, ठीक है ना, डॉक्टर की एडवाइस करने पे मुझे खाना दिया, तो वो तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई मेरे को देखने आया है, ठीक है ना, कोई विजिटर आया, कोई रिलेटिव आया, ठीक है ना, वो ना, या फिर वो एडमिट नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, एडमिट पेशेंट नहीं है, ठीक है ना, या विजिटर आता है कोई, ठीक है ना, कोई देखने के लिए रिलेटिव वगैरह आते हैं ना, उनको वो सब टैक्सेबल हो जाएगा, उनको अगर खाना पीना दे रहे हैं तो, या कोई डॉक्टर या स्टाफ खाना खा रहा है कैंटीन पेंटीन से, तो उनके लिए भी टैक्सेबल है। लेकिन दोस्तों अगर वहीं पर अगर कैंटीन नहीं है हॉस्पिटल के अंदर और खाना पीना सारा का सारा बाहर से मंगा रहे हैं, तो फिर सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, मेरे लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा। ऊपर वाले में क्या था, मेरे लिए एग्जेम्प्ट था, बाकी सबके लिए टैक्सेबल था, कोई भी वो सोचना ही नहीं है। लेकिन नीचे वाले में क्या है, मेरे लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा अगर खाना बाहर से मंगा रहे हैं।
बोलो क्लियर है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो यहाँ पे मैंने करवा दिया है पूरा का पूरा हेल्थ सर्विस, ठीक है ना। आप इसको हॉस्पिटल से रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना, किसी भी तरीके की कहानी बना के। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बता रखा है, वेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम, ठीक है ना, हैज इट्स ओन रेस्टोरेंट, ठीक है ना, अन्नपूर्णा भवन इन बेसमेंट विच सप्लाई फूड। अब फूड वाला पॉइंट आ गया इसके अंदर। फूड का हमें सीधा सा पता है क्या, ठीक है ना, कि भैया अगर कैंटीन हॉस्पिटल के अंदर है, फूड जो भी है रेस्टोरेंट या जो कैंटीन है वो हॉस्पिटल के अंदर है, उसके एम्प्लॉय ही, ठीक है ना, सब काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो पेशेंट एडमिट है डॉक्टर की एडवाइस करने पर उसको दे रहे हैं, तो वो एग्जाम्प्ट है। बाकी डॉक्टर को दे रहे हैं, ठीक है ना, स्टाफ को दे रहे हैं, या कोई विजिटर आता है उसको दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उन सब के लिए क्या है, टैक्सेबल है। सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना। अगर बाहर से खाना मंगाते हैं हॉस्पिटल के बाहर से तो वो टैक्सेबल है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो जो पेशेंट एडमिट हो रखा है वो भी हो। बोलो क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट आ गया है एग्जाम के अंदर। देखो तो फूड का पॉइंट है टू इट्स पेशेंट, ठीक है ना, पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, तो मैंने बताया ही था एडवाइज बाय डॉक्टर, तो ये तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। क्यों, क्योंकि भैया उनका खुद का रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल के अंदर ही है, ठीक है ना, जो होस्ट कैंटीन जो भी है, ठीक है। अन्नपूर्णा भवन ऑल्सो सप्लाई फूड टू अदर पेशेंट, ठीक है ना, नॉट एडमिटेड, तो जो एडमिट है डॉक्टर की एडवाइस पे उसी के लिए एग्जेम्प्ट है। बाकी पेशेंट अगर एडमिट नहीं है, ठीक है ना, तो फिर उसके लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा। और या फिर कोई विजिटर है या अटेंडेंट्स है उनके लिए भी। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल, नथिंग इज आउटसोर्ड, कुछ भी बाहर से नहीं मंगा रहे, टू एनी थर्ड पार्टी, तो फिर ठीक है ना, फिर पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। खाली उसके लिए जो पेशेंट एडमिटेड है, उसके अलावा विजिटर है कोई, ठीक है ना, या पेशेंट एडमिट नहीं है, तो उन सब के लिए तो क्या होएगा, टैक्सेबल होएगा। ये सब बातें यहाँ पे पूछ रखी है। वेदांता हॉस्पिटल इज ऑफ व्यू दैट ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब हॉस्पिटल, आर एग्जेम्प्ट, गलत बोल रहा है, फ्रॉम द जीएसटी, दस, ठीक है ना, इट इज क्या कहता है, इट इज नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स, ये गलत बोल रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ द व्यू ऑफ द वेदांता हॉस्पिटल, तो यहाँ पे लिख दो भैया, ठीक है ना, कि वेदांता हॉस्पिटल का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, पहले तो आंसर यही लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद अपना फूड का जो पॉइंट था वो लिख दो, ठीक है ना, प्रोविजन लिख दो अपने पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो इसमें आइए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, हेल्थ केयर सर्विस का क्वेश्चन आते ही पहले तो हेल्थ केयर सर्विस जो होती है, ठीक है ना, वो ये वाली लाइन तो हमेशा याद करके ये तो पहले लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद फूड का पॉइंट आया हुआ है, ठीक है ना, फालतू के पॉइंट मत लिखना कि एम्बुलेंस की सर्विस ये होती है, ठीक है ना, इसके अंदर रिकॉग्नाइज सिस्टम ये है, वो सब कहानियां मत लिखना। अदरवाइज क्या है, नंबर मिलेंगे नहीं और आपके नंबर, ठीक है ना, उल्टा बैड इंप्रेशन पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट पूछा गया है। तो यहाँ से फूड वाला पॉइंट पूछा गया तो फूड वाला पॉइंट लिखो खाली, ठीक है ना, बस ये जरूर लिखना। लेकिन किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए ये जरूर लिख देना लाइन में, ठीक है। उसके बाद अपना जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर फोकस करना, प्रोविजन, ठीक है। फिर फूड वाले प्रोविजन लिख दो कि भैया फूड वाला प्रोविजन लिख दो, ठीक है ना, कि भैया अगर हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन है, ठीक है ना, और एडवाइस बाय डॉक्टर पेशेंट को दे रहे हैं तो फिर क्या है, वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना। और इसके अलावा किसी और को दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो टैक्सेबल है। ये प्रोविजन लिख दे, ठीक है ना। फिर इन द गिवन केस लिख दो कि भैया इन द गिवन केस क्या है, जो एडमिटेड है उसके लिए एग्जाम्प्ट है एडवाइज बाय डॉक्टर, ठीक है ना, है, और बाकी सबके लिए क्या है, टैक्सेबल है, ठीक है ना। और वो वाला पॉइंट लिख दो। आगे लास्ट में जाके कंक्लूजन लिखना चाहो तो, या फिर पहली लाइन में लिखना चाहो पहली लाइन में, मर्जी है, ठीक है ना। कंक्लूजन में वो वाला आंसर पॉइंट लिख सकते हो कि भैया वेदांता हॉस्पिटल की स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। इस भैया बात है, बोलो क्लियर है। अब आ जाते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो दो एग्जाम्शन है वो यही है, ठीक है ना। एक तो हेल्थ केयर सर्विस वाली और दूसरी एजुकेशनल सर्विस वाली, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने दे दी है। प्लस में अब की बार जो अमेंडमेंट है दोस्तों वो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं एजुकेशनल सर्विसेज की बात करते हैं। पहली बात तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कौन कौन आते हैं, तो ये 3 लोगों का नाम ध्यान रखना। प्ले स्कूल से लेके क्लास 12 तक के जो स्कूल्स होते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, तो स्कूल्स ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो रिकॉग्नाइज कोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, लो के द्वारा, ठीक है ना, वो ध्यान रखना। और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जैसे ITI टाइप, वो सब हो गए, ठीक है ना। ओके क्लियर है। इसमें कोचिंग सेंटर नहीं आते हैं जहाँ पे ट्यूशन व्यूशन लेते हैं ना, वो नहीं आते हैं, ठीक है ना। जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो सब नहीं आते। बोलो क्लियर है। अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये 3 है, ये ध्यान रखना, 3, 1, 2 और 3 नंबर भी चाहो तो नंबर दे लेना इसको। बोलो क्लियर है। अगर ये लोग, ये जो ऊपर तीनों है, ठीक है ना, ये लोग क्या करते हैं, सर्विस देते हैं किनको, अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को, तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। तो क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। वहीं पर अगर ये तीनों सर्विस लेते हैं, ठीक है ना, और कौन कौन सी सर्विस, ये 5 सर्विस,
तो किस किस के लिए क्या क्या एग्जाम्प्ट है आइए ये देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको देखना है, ठीक है ना। 5 सर्विस है, 1 2 3 4 5 ये, लेकिन जो पहली 3 सर्विस है ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए है, ओनली फॉर स्कूल एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना। अगर स्कूल इस तरीके की सर्विसेज दे नहीं रहा है, ले रहा है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सर्विसेज ले रहा है, अगर स्कूल सर्विस ले रहा है, ठीक है ना, किस तरीके की, वो बस की सर्विस लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बस, ठीक है ना, स्टूडेंट वगैरह वो उस तरीके से वो छोड़ने के लिए या फिर स्टाफ वगैरह के लिए, तो उस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बस की सर्विस ले रहे हैं, ठीक है ना, तो एग्जाम्प्ट है। कैटरिंग की सर्विस ले रहे हैं जैसे मिड डे मील वगैरह टाइप होता है, ठीक है ना, तो सर्विस एग्जाम्प्ट है। सिक्योरिटी या हाउसकीपिंग की सर्विस दे रहे हैं तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन हाउसकीपिंग या सिक्योरिटी की सर्विसेज ध्यान रखना, अगर आउटसाइड वर्ड लिखा मिले दोस्तों, ठीक है ना, आउटसाइड मतलब स्कूल के बाहर, ठीक है ना, अगर परफॉर्म की गई है तो फिर क्या है वो, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अंदर है तो एग्जाम्प्ट है, बाहर है तो टैक्सेबल है, बस इतना सा ध्यान रखना। ये तीनों सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए। लेकिन अगर बात करें फोर्थ वाली, मैंने यहाँ पे ये नीचे भी दे रखा है, 1 2 3 ओनली फॉर स्कूल एग्जाम्प्ट, बोलो क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना, हाउसकीपिंग या सिक्योरिटी अगर आउटसाइड है, परफॉर्म सर्विस की गई है तो टैक्सेबल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो ये फोर्थ वाली है कंडक्ट ऑफ एग्जाम, ये सभी के लिए एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना। कंडक्ट ऑफ एग्जाम, एग्जाम तो सभी कराएंगे ना, पेपर तो सभी कराएंगे, तो ये सबके लिए क्या है, एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है, बोलो डन। अब यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है फॉर ऑल एग्जाम्प्ट है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन एंड जर्नल, ठीक है ना, अब ये क्या है सर, जैसे जो बच्चे CAV करते हैं ना, उनको जर्नल मिलता है, मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है ना, जैसे ICI होता है वो अपन को जर्नल देता है, ठीक है ना। तो ये ना 2 लोगों के लिए, अभी बच्चों के लिए तो है नहीं, स्कूल वाले बच्चे क्या करेंगे इन चीज़ों का ना, तो स्कूल वाले बच्चे तो के लिए तो ये है नहीं, तो ये स्कूल को छोड़कर बाकी के जो 2 लोग बच गए हैं, ठीक है ना, बाकी के जो 2 लोग बच गए हैं, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है ना, स्कूल छोड़ दो, स्कूल के अलावा बाकी के जो 2 लोग हैं उनके लिए एग्जाम्प्ट है। अगर ये लिख रखा हो कि भैया UKG, ठीक है ना, या स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं ऑनलाइन जर्नल, तो फिर समझ लो कि टैक्सेबल है, बोलो क्लियर है, ठीक है ना, डन। आई होप क्लियर है एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, क्या, अगर कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर के लिए सब कुछ टैक्सेबल है। मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर कहीं भी नहीं लिख रखा है, लेकिन एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में गिवन होता है कोचिंग सेंटर, कि भैया कोचिंग सेंटर ये कर रहा है वो कर रहा है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल, बोलो क्लियर है, ठीक है, डन, एकदम एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं थोड़ी थोड़ी, वो भी जान लेते हैं, ठीक है ना। कंसिडरेशन चार्ज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ एंट्रेंस फीस फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम होता है बहुत सारे जगह पे, ठीक है ना, तो उसके लिए जो एंट्रेंस फीस होती है वो एग्जाम्प्ट होती है। इसके अलावा ये वाला ही याद रखना, ये सारी की सारी, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको मिल सकती है, बहुत सारे क्वेश्चंस में सेम टू सेम चिपकाते हैं पूरा। एप्लीकेशन फीस चार्ज फॉर एंट्रेंस फीस चार्ज फॉर इशू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन, फीस चार्ज फॉर इशू ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी लाइन लिखी मिलेगी, तो आप समझ लो एग्जाम्प्ट है, बोलो क्लियर है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है इनको। आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की नीड नहीं है आपको। एग्रीकल्चर में, ठीक है ना, क्या क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या नहीं है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब सर्विसेज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ, ठीक है ना, फॉर्मिंग ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, ये सब यहाँ तक, ये लाइनें जैसे 3-4 ये ध्यान रख लेना, थोड़ा प्रोविजन लिखने में काम आएगी, ठीक है, बोलो क्लियर। आगे इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, ये लाइन, ठीक है ना। केयरिंग आउट एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क इन रिलेशन कल्टिवेशन ऑफ प्रोग्राम एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्मिंग एनिमल एक्सेप्ट, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे इसके अंदर ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको अगर आप कंपाइलर या स्टडीमेट करोगे तो उसके अंदर आपको इस पक्का क्वेश्चन मिलेगा इसके ऊपर, क्या, माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, ठीक है ना, तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। तो इसको क्या है, ठीक है ना, इसको क्या है, हम लोग इसको टैक्सेबल होएगी, मतलब ये एग्जाम्पशन नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। बस पैडी इनटू राइस, चले आगे, बस इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की नीड नहीं है बाकी, ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान रख दो, ठीक है ना। प्रोसेसिंग ऑफ शुगर कैन इनटू जैगरी, ठीक है ना, मतलब कुल मिला के जो शुगर कैन मतलब गन्ना, ठीक है ना, उससे गुड़ बनाते हैं अपन, है ना, ठीक है ना, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है ना, नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो टैक्सेबल हो जाएगा,
बाकी ज़्यादा ध्यान रखने की उसमें नीड नहीं है। आते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन की तरफ, ठीक है ना। इस चैप्टर की सबसे शानदार जो इंपॉर्टेंट, जिसके फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसके ऊपर एग्जाम में बन सकता है, वो दो हैं, हेल्थ केयर सर्विस और एजुकेशनल सर्विस। इसके अलावा बाकी जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारी कवर कर दी हैं, ठीक है ना। और अब की बार अमेंडमेंट, ठीक है ना, हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए 9 मार्कर इस चैप्टर से, ठीक है ना, और एजुकेशन और हेल्थ को भी डाल दे उसमें, ठीक है ना, और एक आधी सर्विस इसमें से डाल दें, ठीक है ना, और अमेंडमेंट भी उसी में से, बहुत सारी अमेंडमेंट है तो कई सारी अमेंडमेंट उसमें बना दे और एक अच्छा क्वेश्चन बना दे। 12 नंबर का, 9 नंबर का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, 10 नंबर तक का क्वेश्चन बढ़िया एक बन सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ढंग से पढ़ लेना दोस्तों इसको। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट है, ठीक है ना, अगर कोई आर्टिस्ट है और वो परफॉर्म कर रहा है, वर्ड याद रखना, फोक या क्लासिकल आर्ट, ठीक है ना, और फॉर्म कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना। दिल्ली में थार बहुत चलती है, ऐसे मतलब याद रखना खाली, ठीक है ना। डी मतलब दिल्ली मतलब डी मतलब डांस से रिलेटेड, ठीक है ना, ओके। एम मतलब म्यूजिक से रिलेटेड और थार मतलब टी मतलब थिएटर। अगर कौन सा, फोक एंड क्लासिकल आर्ट की फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऐसा ना हो कि म्यूजिक मतलब वेस्टर्न म्यूजिक की बात नहीं हो रही है, डांस मतलब वेस्टर्न डांस की बात नहीं हो रही है, थिएटर मतलब वेस्टर्न थिएटर की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे फोक और क्लासिकल आर्ट की बात हो रही है। बोलो क्लियर है? ये याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। अगर कोई आर्टिस्ट है वो परफॉर्म कर रहा है फोक और क्लासिकल ये वाली फॉर्म, ठीक है ना, तो वो एग्जाम्प्ट है जीएसटी। लेकिन उसकी कंडीशन है क्या, कि जो कंसिडरेशन है ना, ठीक है ना, शुड नॉट मोर देन 1.5 लाख, मतलब 1,50,000, ठीक है ना। तो कंसिडरेशन जो चार्ज किया गया है, ठीक है ना, इफ कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1,50,000, 1,50,000, ठीक है ना, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1,50,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। और अगर वो आर्टिस्ट क्या है, ठीक है ना, वो अगर सर्विस कैसे दे रहा है, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सर्विस दे रहा है, तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा, सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। अमाउंट से फर्क नहीं पड़ेगा, फिर चाहे वो 1 लाख रुपए ले रहा हो, कितने भी ले रहा हो, फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट मैटर नहीं करेगा। अमाउंट सिर्फ ऊपर के केस में मैटर करेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब कोई एक्टर है, ठीक है ना, वो किसी प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है, तो वो पैसे कितने भी ले मैटर ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो सीधी सी बात है, टैक्सेबल है, बात खत्म। चले आगे। अगर अदर फॉर्म है, ठीक है ना, आर्ट की, मतलब अगर थिएटर लिख रखा है लेकिन लिख रखा है मॉडर्न थिएटर है, वेस्टर्न डांस है, वेस्टर्न म्यूजिक है, पेंटिंग है, इस टाइप की अगर चीज़ें मिले तो वो टैक्सेबल है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। बोलो क्लियर है? ठीक है ना, इसके ऊपर भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना बस। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट इसके अंदर, ठीक है ना, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू ए म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, टाइगर रिजर्व या जू टाइप, ठीक है ना। जैसे मान लो दिल्ली के अंदर आप जू देखने गए, ओके, तो टिकट अमाउंट रेलिवेंट नहीं है वहाँ पे, टिकट अमाउंट इरेलीवेंट, टिकट अमाउंट यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। किसी म्यूजियम के अंदर जाते हो, कोई नेशनल पार्क है वहाँ जाते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिल्ली के अंदर, हम लोग भी घूमने गए थे वहाँ पे, जू में भी घूमने गए थे, तो टिकट अमाउंट इज इरेलीवेंट, ठीक है ना, इट इज वेरी मच, ठीक है ना, क्लियर, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, आप ताजमहल गए हो, वहाँ पे आपकी टिकट लगी है, ठीक है ना, तो मोन्यूमेंट्स है कुछ, ठीक है ना, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली बात है वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है किसी तरीके के एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है ना, तो ताजमहल, तो वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। आगे चलते हैं, सर्विसेज बाय वे, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है आपको, अच्छा पॉइंट आता है इसके ऊपर, ठीक है ना। सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू, कहाँ पे, राइट टू एडमिशन टू, ऊपर वाले एडमिशन पे मस्त फंस जाना, कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि यहाँ पे भी तो एडमिशन लिख रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड, वर्ड भी तो पकड़ोगे ना आप कि वहाँ पे कौन कौन से पॉइंट कवर है, बाकी यहाँ कौन से पॉइंट कवर है, यहाँ अलग पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पे सर्कस की बात की गई है, डांस या जो थिएटर होते हैं उनमें परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, उसकी बात की गई है, अवार्ड फंक्शन होते हैं, कॉन्सर्ट होते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं रिकॉग्नाइज्ड वाले, ठीक है ना, ओके, प्लानिटेरियम होते हैं, तो उनकी बात की गई है। वेयर कंसिडरेशन फॉर राइट टू एडमिशन नॉट मोर देन 500 पर पर्सन, ठीक है ना, नॉट मोर देन 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 500 या 500 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, तो एग्जाम्प्ट है। अगर 500 से ज़्यादा है, ठीक है ना, 500 से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। वैसे ध्यान रखना क्योंकि अमाउंट में खेल जाते हो यहाँ पे। आगे चलते हैं, एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी, ठीक है ना, अच्छा पॉइंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्विस है, ठीक है ना, जो कि अच्छी खासी सर्विस बनती है यहाँ पे, ठीक है ना। स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, कौन सर्विस दे रहा है, इंडिविजुअल पर्सन सर्विस दे रहा है। जैसे कि मैच में आप देखते हो, जैसे क्रिकेट का मैच देखते हो आप, तो उसमें रेफरी होता है, एम्पायर होता है,
ठीक है ना, रेफरी होता है, प्लेयर खेल रहा होता है, रेफरी होता है, एम्पायर होता है, उनका कोच होता है या उनका टीम मैनेजर होता है। अगर ये लोग हैं, इंडिविजुअल में यही लोग आते हैं और लोग नहीं आएंगे, ठीक है ना, इंडिविजुअल में यही लोग आएंगे। 5 लोग होते हैं इंडिविजुअल के अंदर, टोटल कितने लोग होते हैं? 5 लोग। अगर यही 5 लोग हैं, मैंने नीचे भी दे रखा है कि इंडिविजुअल में कौन कौन से हैं, सिर्फ यही हो सकते हैं 5 लोग। कौन? अगर कोई प्लेयर है, इंडिविजुअल प्लेयर है, कोई रेफरी है, कोई एम्पायर है, कोई कोच है, कोई टीम मैनेजर है, वर्डिंग फिक्स रखना। अगर ये इंडिविजुअल है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है, और ये सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए रिकॉग्नाइज्ड बॉडी कॉर्पोरेट बाय एन इंडिविजुअल, अगर ये लोग सर्विस दे रहे हैं इन ए स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय ए रिकॉग्नाइज, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है ये भी ध्यान रखना, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अगर कोई लोकल लिख रखा है वर्ड कि लोकल स्पोर्ट्स बॉडी है, तो इसका मतलब है टैक्सेबल हो जाएगा। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है तो ही एग्जेम्प्ट है। इंडिविजुअल के द्वारा प्रोवाइड की गई है सर्विस तो ही एग्जेम्प्ट है, इन 5 लोगों के द्वारा, इनमें से कोई भी। लेकिन अगर ये वर्ड लिख रखे हैं तो टैक्सेबल हो जाएगा दोस्तों। इसको कैसे याद करेंगे? टीसीएस का नाम सुनोगा आपने, ठीक है ना, टीसीएस, ठीक है ना, टीसीएस वाले में जो लोग जॉब करते हैं उनकी क्या क्लास है, ऐसे मतलब याद कर लो खाली। टीसीएस में जो लोग जॉब करते हैं उनकी क्या क्लास है। टीसीएस मतलब टी फॉर टेक्निकल एक्सपर्ट लिख रखा वर्ड, सी फॉर कमेंटेटर्स है, एस फॉर सिलेक्टर्स है, सिलेक्टर वर्ड मिलेगा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। कुराटोर्स है, कुराटोर्स क्या होता है? जो मतलब रक्षक होते हैं, रक्षक मतलब जैसे जो चीज़ें संग्रह की गई हैं, ठीक है ना, भवन या जो भी चीज़ें हैं, सामान, उनकी जो सेफ्टी करता है उसको बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना, टीसीएस क्लास। तो टी फॉर टेक्निकल एक्सपर्ट, सी फॉर कमेंटेटर्स, एस फॉर सिलेक्टर्स और ठीक है ना कुराटर्स। बोलो क्लियर है? अगर ये लोग हैं तो ये लोग अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये लोग हैं तो आप ये यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना, कि इंडिविजुअल वर्ड लिख रखा और इंडिविजुअल में यहाँ पे रेफरी नहीं दे रखा, पता लगे सिलेक्टर दे रखा है, ठीक है ना, सिलेक्टर दे रखा, कमेंटेटर दे रखा है, टेक्निकल एक्सपर्ट दे रखा है, इनका नाम लिख रखा है, तो समझ लो क्या है, ठीक है ना, टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी चीज़ें बेसिक सेम हो। बोलो क्लियर है? ठीक है ना। और मान लो यहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड लिख रखा है और नाम इनका ले रखा है, प्लेयर दे रखा है, रेफरी दे रखा है, इनमें से किसी का दे रखा है, लेकिन बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, बॉडी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है ना, ओके, और साथ में इंडिविजुअल वो होने चाहिए जो दे रखे, तो ही क्या है, एग्जेम्प्ट है। आगे चलते हैं। देयर मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी होनी चाहिए तभी एग्जेम्प्ट है। अगर लोकल स्पोर्ट्स वगैरह टाइप कुछ लिख रखा है, लोकल स्पोर्ट्स क्लब है, ऐसा कुछ है, तो वो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी नहीं है, तो टैक्सेबल हो जाएगा, ध्यान रखना। और इंडिविजुअल में वो लोग होने चाहिए। आगे चले। लास्ट सर्विस जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सर्विसेज टू गवर्नमेंट, ठीक है ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी को कोई सर्विस दी जा रही है 5 तरीके से, ठीक है ना, कैसे? कोई स्लम्स, ठीक है ना, स्लम्स बहुत सारी जगह पे जो स्लम्स हैं, इलाके हैं, उनको इम्प्रूव किया जाता है, उनको अपग्रेड किया जाता है, उस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट को, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को, ठीक है ना, ओके, तो समझ लो कि क्या है, फिर क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। वाटर सप्लाई, ठीक है ना, ओके, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, ठीक है ना, या फिर सॉलिड जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट, तो ये अगर ये सर्विसेज है तो ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। आगे चलते हैं। सर्विसेज बाय ए फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, ठीक है ना, लोकेटेड इन इंडिया आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, मान लो कोई फॉरेन कंट्री से कोई हमारे देश में आता है, ठीक है ना, और बहुत सारे हमारे देश में जो बच्चे स्टडी करते हैं वो सोचते हैं कि फॉरेन कंट्री जाना है, ठीक है, वहाँ पढ़ाई करनी है, फर्दर स्टडी करनी है, तो वो लोग आते हैं, ठीक है ना, और वो फिर मतलब बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके और जो भी उनकी फीस होती है, एग्जाम कंडक्ट करते हैं, वट जो भी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड फिर वो पैसे लेते हैं, तो वो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन यहाँ पे आते हैं और लोकेटेड इन इंडिया होते हैं। वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पे, वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ना एग्जाम में आपको कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर ना यहाँ पे वर्ड चेंज कर देते हैं और यहीं पे खेल जाते हैं। वो यहाँ पे लिख देते हैं सर्विसेज टू ए, यहाँ पे टू वर्ड लिख देते हैं, यहाँ पे सर्विसेज टू ए फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन। अगर सर्विसेज टू ए फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का मतलब होता है कि सर्विसेज दी है उनको, और ठीक है ना, तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ उल्टा, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सर्विसेज बाई है, अगर ये सर्विस दे रहे तो एग्जेम्प्ट है ना। बोलो क्लियर है? सर्विसेज सप्लाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, अगर सर्विस दे रहे हैं, इनके ऊपर ना क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सब बिल्कुल टू द पॉइंट बिल्कुल लिख रखा है मैंने। सर्विसेज सप्लाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू देयर अंडरटेकिंग पीएसयू बाय वे ऑफ गारंटिंग लोन टेकन बाय सच अंडरटेकिंग पीएसयू फ्रॉम बैंकिंग और फाइनेंस। मतलब कोई पीएसयू है, ठीक है ना, कोई ऐसी अंडरटेकिंग है या पीएसयू है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, या स्टेट गवर्नमेंट वगैरह, ठीक है ना, ने क्या कर रखा है
ठीक है ना, गारंटी दे रही है उनके लोन की, ठीक है, ओके क्लियर है। और लोन कहाँ से ले रखा है, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दो वर्ड याद रखना, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग करेंगे एग्जेम्पशन। बोलो क्लियर है। तो मैंने टोटल यहाँ पे कितनी सर्विसेज कराई हैं आपको मैं बता देता हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे 9 सर्विसेज कराई हैं जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सर्विस है 2 है, ठीक है ना, कौन कौन सी, हेल्थ सर्विस और एजुकेशन सर्विस, जो इंस्टीट्यूट की हमेशा फेवरेट रही है। लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, भर भर के अमेंडमेंट दे रखी, 15 अमेंडमेंट है इसके अंदर, ठीक है ना, तो इसमें से भी वो क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना, प्लस में जो इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन है उनमें से, तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर 9 to 10 मार्क्स का एक बढ़िया क्वेश्चन अब की बार बनने वाला है इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए अमेंडमेंट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ओके। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी जो चैप्टर है उसके अंदर जितने भी अमेंडमेंट है वो सारी अमेंडमेंट आज हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ये ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से एग्जाम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारी अमेंडमेंट है, एक नहीं है। देखो यहाँ पे टोटल 15 अमेंडमेंट है दोस्तों इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, लास्ट तक देखना है। 2 से 3 बार देख लो इसको, जैसे एक अभी देख लो, फिर खुद से एक बार देख लो, 15 मिनट 20 मिनट खुद से पढ़ लिया, ठीक है। फिर कहीं पे जा रहे हो, मान लो मेट्रो में जा रहे हो या कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, तब देख लो, ठीक है ना। ऐसे कर करके 3-4 बार लगातार आप इसको देख लेना, तो ये याद हो जाएगा। याद तो ये मैं अभी करा दूंगा एक ही बार में, बस लास्ट तक ध्यान से देखना, ठीक है। बिल्कुल आसान लगेगा आपको। आइए चलते हैं। तो 15 अमेंडमेंट्स दे रखी हैं। ये अमेंडमेंट कौन कौन सी हैं, एंट्री नंबर 12 के अंदर अमेंडमेंट है, ठीक है। एंट्री नंबर 12A है, ग्रांटिंग ऑफ लोन से रिलेटेड अमेंडमेंट है। एंट्री 21B, एंट्री 66A, ठीक है, एफिलिएशन कॉलेज का से रिलेटेड, एफिलिएशन स्कूल से रिलेटेड, फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स। इसके अलावा 3 एंट्री 9E, 9F, 9G, ठीक है, और एंट्री 69, एंट्री 25A, एंट्री 44A, और एयरलाइन कंपनी से रिलेटेड भी है, ठीक है। और फिर आप इस तरीके से सर्कल कर लेंगे जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जैसे ही आप इसको पढ़ रहे हो एक बार खुद से पढ़ लेना, एक सर्कल भर लेना, यानी एक बार हो गया आपका। फिर इसको जल्द से जल्द, ठीक है ना, हो सके तो कल दोबारा उठा लेना एक बार फिर से, ठीक है ना। फिर इस सर्कल को भर लेना, फिर एक बार फिर से। एक ही बार जब आप पढ़ रहे हो तो एक ही बार में 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए आपका। उससे क्या है ना कि ये जब भी आप पढ़ोगे उसके बाद कभी भी, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। लास्ट तक सुनना है, ध्यान से सुनना है। आइए चलते हैं, 1 बाय 1 करके हम अमेंडमेंट उठाते हैं। और सबसे पहली जो अमेंडमेंट है दोस्तों वो है यहाँ पर एंट्री नंबर 12 के अंदर। एंट्री नंबर 12 किसके ऊपर है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। क्या होता है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एग्जेम्प्ट होता है, ये बात आप जानते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एंट्री नंबर 12 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ये एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, देखिए, जैसे हम लोग जब दिल्ली में आए थे तो मैं पीजी में रहता था, तो हमारे दिमाग में आता था यार ये पीजी वीजी जो है, हम लोगों को जो स्टूडेंट होते हैं उनको मतलब पीजी वीजी देते हैं, है ना, रहने के लिए, तो क्या ये टैक्सेबल होते हैं या नहीं होते हैं, ये दिमाग में अक्सर आता था। तो पीजी हो गए, हॉस्टल्स हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, लक्ष्मी नगर वगैरह स्टूडेंट का हब है ना। तो ऐसे जो पीजी हैं, हॉस्टल्स हैं, कैंपस हैं, या फिर स्टूडेंट्स के लिए कोई रेजिडेंस बना रखा है, तो ऐसे में क्या उनके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं, तो इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन नंबर 2 एंट्री नंबर 12 के अंदर ऐड हुई है, ठीक है ना। ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर कोई एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो स्टूडेंट को, ठीक है ना, ओके, रेजिडेंस के लिए, या फिर कोई हॉस्टल है या कोई पीजी या कोई कैंपस है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली वो टैक्सेबल है, ठीक है ना। क्या है वो टैक्सेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। इसके ऊपर एंट्री नंबर 12 एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है एंट्री नंबर 12 इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी एंट्री नंबर 12 क्या कहता है, एंट्री नंबर 12 कहता है भैया रेजिडेंशियल ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, हम सब जानते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एंट्री नंबर 12 एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब ये टैक्सेबल है। क्या टैक्सेबल है, कोई भी पीजीवीजी है या कोई हॉस्टल है, ठीक है ना, किस स्टूडेंट को दे रहा है, चलो भाई ठीक है रहने के लिए दिया, तो वो टैक्सेबल है। लेकिन फिर एक और एंट्री डाल दी इन्होंने साथ साथ में, बिल्कुल नई, ठीक है ना। ये एंट्री क्या कहती है, एंट्री नंबर 12A, ये पूरी की पूरी एंट्री इन्होंने डाल दी, और इसमें उन्होंने ये भी लिख दिया साथ साथ में, ऊपर वाले के साथ है या पूरा का पूरा एक साथ डाल दी, ठीक है। तो इसमें उन्होंने ये बोल दिया लेकिन अगर टैक्सेबल है,
अगर कोई पीजी है तो डेफिनेटली वो टैक्सेबल, कोई हॉस्टल है वो टैक्सेबल स्टूडेंट को दे रहा है, चलो भाई ठीक है रहने के लिए टैक्सेबल है। लेकिन अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, दोनों कंडीशन, तो फिर एग्जेम्प्ट है। ये दो कंडीशन क्या है, ठीक है ना, अगर वैल्यू, ठीक है ना, जो भैया स्टूडेंट को दे दिया तो उसकी वैल्यू देखो कितनी है, वैल्यू 25,000 या उससे कम है अगर पर पर्सन पर मंथ, एंड साथ में, ठीक है ना, वो व्यक्ति क्या है, मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड जो है उसका रहने का 90 डेज, मिनिमम कितना होना चाहिए, 90 डेज है। तो मतलब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। आई होप क्लियर है, बस याद होगा वहाँ। तो मैं एक बार दोबारा पूरी रिवीजन करा देता हूँ, अभी याद हो जाएगा, सब भूल जाओ, ठीक है ना। सिर्फ ऐसे याद रखो कि मैं लक्ष्मी नगर में आया, तुम पीजी वीजी रहते हैं ना, पीजी होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं जो स्टूडेंट को देते हैं क्या, ठीक है भैया चलो आप रहो। तो अब ये जो भी पीजी हैं, हॉस्टल्स वगैरह हैं, ये अब टैक्सेबल हो गए हैं। लेकिन अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। कंडीशन क्या है, 25,000 या उससे कम वैल्यू है, ठीक है ना, पर पर्सन पर मंथ है। ये ध्यान रखना, पर पर्सन पर मंथ, ये जरूर है, कभी इस पे चेक कर लें आपको, पर पर्सन पर मंथ 25,000 या उससे कम है अगर, ठीक है वैल्यू, और मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड क्या है, 90 डेज का स्टे है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो फिर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आई होप याद होगा वह। चलिए आगे चलते हैं और कंटिन्यू पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और इसको देखेंगे। ये क्या है, ये है ग्रांटिंग ऑफ लोन के ऊपर है। ये ग्रांटिंग ऑफ लोन क्या है मैं भी आपको बताता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूरा मैंने एक चार्ट सा बना के दे दिया है, ये समझ में आ गया मतलब खत्म, ठीक है ना, ये समझ में आ गया मतलब खत्म। अब ग्रांटिंग ऑफ लोन का मतलब क्या है, मान लो एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है ना, और एक इंडियन कंपनी है, ठीक है ना, और ये मान लो रिलेटेड कंपनी है या, ठीक है, रिलेटेड पर्सन है या, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है। फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी क्या कर रही है, फॉरेन कंपनी से लोन ले रही है, क्या कर रही है, ठीक है ना, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी से लोन ले रही है। अब लोन लेगी तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट पे करेगी, तो इंटरेस्ट क्या है, एग्जाम्प्ट है, जीएसटी से बाहर है, वो तो वैसे एग्जाम्प्ट है ना। तो चलो ठीक है जी, समझ में आ गया। लेकिन अब लेकिन क्या इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को किसी भी तरीके का प्रोसेसिंग फी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज या लोन ग्रांटिंग चार्जेज पे कर रही है? तो सवाल है नहीं, कोई कंसिडरेशन पे नहीं कर रही है। इंडियन कंपनी इस तरीके का कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं कर रही है। बोलो क्लियर है? इसलिए इसको डीम्ड सप्लाई नहीं मान सकते हम, ठीक है ना। इस ट्रांजैक्शन को हम क्या नहीं मान सकते, डीम्ड सप्लाई नहीं मान सकते, क्योंकि इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट का पेमेंट कर रही है, ठीक है ना। यहां पर ये क्या नहीं पे कर रही है, प्रोसेसिंग फी वगैरह इस तरीके की फी कुछ भी चार्जेज नहीं दे रही है। तो इसका मतलब है इसे आप डीम्ड सप्लाई नहीं मान सकते, ठीक है ना, और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा सकते, ऐसा डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं। आई होप क्लियर है, याद होगा वो। तो मैं एक बार दोबारा याद करा देता हूं, ठीक है ना। एक फॉरेन कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी से लोन ले रही है, ठीक है, लोन ले रही है तो इंटरेस्ट देगी, वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। इंडियन कंपनी, ठीक है ना, फॉरेन कंपनी को ये सब पेमेंट नहीं कर रही है, इसलिए इसको डीम्ड सप्लाई नहीं मान सकते, और डीम्ड सप्लाई नहीं मान सकते तो जीएसटी भी चार्ज नहीं कर सकते, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इतनी सी एक पॉइंट है इसके ऊपर, और यही चीज यहाँ पे वैसे इंग्लिश में लिख रखी है, अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है ना, ये लिख रखा है। बस आइए इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, पढ़े, सेम बात लिख रखे हैं। ये कह रहा है इन केस वेयर लोन इज ग्रांटेड बाय ए पर्सन टू रिलेटेड पर्सन, कोई एक पर्सन किसी दूसरे अपने रिलेटेड पर्सन को लोन दे रहा है, या फिर ओवरसीज, ठीक है ना, एफिलिएट है कोई और वो अपनी इंडियन एंटिटी को लोन दे रही है। बात एक जो अपने एग्जांपल में मैंने लिया, ठीक है। वेयर नो कंसिडरेशन, मतलब कोई कंसिडरेशन नहीं है यहाँ पे, इज चार्ज्ड बाय द पर्सन फ्रॉम द रिलेटेड पर्सन या ओवरसीज एफिलिएट फ्रॉम द इंडियन एंटिटी, मतलब ठीक है ना, इंडियन कंपनी, ठीक है, अपनी फॉरेन कंपनी को कोई कंसिडरेशन पे नहीं कर रही है इस तरीके से, ठीक है ना। वो खाली क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट का टाइप का पेमेंट कर रही है, ठीक है ना। तो इसे हम डीम्ड सप्लाई नहीं मान सकते उन रिलेटेड पर्सन के बीच में, ठीक है ना। और इसके लिए यहाँ पर क्लियरली साफ बोल देगा कि किसी तरीके का कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। एज पर शेड्यूल 1 जीएसटी एक्ट 2017 अंडर सेक्शन 7(1)(c), ये सब याद करना रखना चाहो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आई होप याद होगा एकदम, ठीक है जी, याद हो गया है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन ऐड हुई है, ठीक है ना, जीटीए सर्विस के अंदर एंट्री 21B के अंदर एक क्लैरिफिकेशन ऐड हुई है। तो जीटीए सर्विस, ठीक है ना, एंट्री 21B के क्लैरिफिकेशन क्या ऐड हुई है, ये क्लैरिफिकेशन की हम बात करते हैं। उससे पहले काफी लोगों को थोड़ी सी डाउट होगा, तो चलिए वो थोड़ा सा पॉइंट हम कर लेते हैं, फिर हम आगे जाके धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। जीटीए की जो क्लैरिफिकेशन ऐड हुई है, इससे पहले कि मैं आपको वो क्लैरिफिकेशन के बारे में बताऊं, यानी कि अमेंडमेंट बताऊं, यहाँ पे कुछ बातें थोड़ा सा आपको जो पता होने चाहिए, नहीं पता है तो मैं रिमाइंड करा देता हूं, अगर पता भी है तो थोड़ा बहुत भूल गए हो तो जीटीए क्या होता है बेसिकली, देखो दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी,
ठीक है ना, ये एक नोटिफिकेशन है उसके अंदर डिफाइन कर रखी है। इसका मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मतलब होता है, ठीक है ना, कि एनी पर्सन जो किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह आपका गुड्स भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं, उसे जीटीए बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखो। अगर जीटीए की सर्विस कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन यूज कर रहा है तो एग्जेम्प्ट होता है, गवर्नमेंट यूज कर रही है तो एग्जेम्प्ट है, मैंडोर गुड्स ट्रांसपोर्टर है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन यूज कर रहा है तो टैक्सेबल है। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेनली अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट ये है, और इसको समझेंगे एक कहानी से, और इस कहानी को समझने के लिए, ठीक है ना, पूरा थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि ये पूरी की पूरी आपको चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। आइए इसको वापस ऊपर चलते हैं, यहाँ से ये है अपनी अमेंडमेंट, ठीक है, ओके। स्टोरी है इसके अंदर, अगर ये कहानी याद होगी ना तो आपको क्लैरिफिकेशन मुंह जबानी याद हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। और मैं अपनी कहानी लेके चलूंगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ब्रो, यानी कि मैं, मेरी कहानी, ये कहानी है मेरी, ठीक है ना, हाँ ओके। चलिए चलते हैं। अब कोविड-19 की बात है, ठीक है ना, कोविड-19 की बात है, मैं चला गया था घर पे, ठीक है ना, मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ, मैं घर पे चला गया था। अब कोविड-19 चला गया तो मैं वापस आ गया, चलो भाई चलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे काम बंद हो गए थे सारे, ऑनलाइन काम होते थे, है ना, तो कुछ था ही नहीं, कुछ बंद सब कुछ। तो यहाँ पे हम किराया दे के क्या करते, इसलिए भाई सोनीपत में पहुँच गए थे अपने घर पे, ठीक है ना। चलिए, तो सोनीपत से जैसे ही कोरोना वायरस ठीक हुआ, मैं शिफ्ट हुआ लक्ष्मीनगर में, वापस दिल्ली के अंदर आ गया मैं, हरियाणा सोनीपत से शिफ्ट हो गया। तो एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी थी मान लो, और मैंने उसको बोला कि जी मेरा सामान जो है सोनीपत से लक्ष्मीनगर भेजना है, भेज दोगे, ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी ले जाएंगे। मैंने कितने पैसे लगेंगे, उन्होंने कहा 10,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी थोड़ा सा हेल्प चाहिए, ठीक है ना, जैसे मतलब मैं वहाँ पे पैकिंग वैकिंग कर रहा था ना, तो जो बंदे आए थे मैंने उनको बोला यार थोड़ा लोड वोड करवाने में हेल्प करवा दो भाई, थोड़ा हाथ लगा दो भाई, पैकिंग और अनपैकिंग में थोड़ी सी, पैकिंग कराने में हेल्प करा दो, जब यहाँ पे आए तो मैंने कहा थोड़ा अनपैकिंग में हेल्प करा दो। तो मैंने कहा ये, तो ये इसको बोलते हैं, जो ये हेल्प कर रहे हैं ना वो लोग, इसको बोलते हैं एंसिलरी सर्विस या इंसिडेंटल सर्विस। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, वो कह रहे हैं कि जी इसको कोई पैसे नहीं है, ये क्या मतलब, अब आपका थोड़ा हाथ लगा दिया हमने, मतलब आपको मतलब सामान हमने रखवा दिया, तो इसमें क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एंसिलरी सर्विस या इंसिडेंटल सर्विस होगी ये। तो मेन सर्विस क्या थी भाई, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की थी, ठीक है ना, लेकिन हमने थोड़ा बहुत इतना कर दिया तो कोई बात नहीं, चलेगा। ये कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, कंपोजिट सप्लाई। मेन सप्लाई गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की थी, ये होगी एंसिलरी सर्विस, ठीक है ना। तो जो रेट इस पे लगेगा वही रेट इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, तो ये तो होगी कंपोजिट सप्लाई। आई होप क्लियर है, ये तो डन हो गया होगा। अब आगे हम भाई यहाँ पे लक्ष्मीनगर में बात खत्म, ठीक है ना। जैसे ही उन्होंने सामान यहाँ पे लाए तो मैंने कहा कि भैया इस बिल्डिंग के अंदर लेके जाना है, ठीक है ना। अब मैंने कहा चलो भाई चढ़वा दो इस बिल्डिंग के अंदर। उन्होंने कहा जी चलो ठीक है चढ़वा देते हैं। मैंने कहा 7वें फ्लोर पे लेके जाना। उन्होंने कहा अरे रे, ठीक है ना भाई साहब, हेल्प कर सकते, मजदूर थोड़ी हैं, ठीक है, अलग से कुछ पैसे लगेंगे, इसके 2,000 रुपये लगेंगे अलग से। मैंने कहा चलो यार 2,000 रुपये ले लेना, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका सेपरेट इनवॉइस उन्होंने मुझे बना के दे दिया। ये कंपोजिट सप्लाई में नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एंसिलरी या इंसिडेंटल सर्विस नहीं है भाई साहब, है ना, क्लियर है, ठीक है जी। इतनी सी बात है इसके ऊपर, और कुछ भी नहीं है। यही चीज़ इन्होंने अंग्रेजी में लिख के दे दी है। अंग्रेजी मतलब समझते हो कि इंग्लिश में मतलब, है ना। आइए चलते हैं। तो क्या कहता है, इट इज क्लैरिफाइड, सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन है क्या, सीबीआईसी क्लैरिफाई कर रहा है क्या, दैट एंसिलरी या इंसिडेंटल सर्विस, कौन सी, वो लोड वोड करवा दो, पैकिंग करवा दो, अनपैकिंग वाली की बात कर रही है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि भैया लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, चल जाएगा, ये उसी में इंक्लूड हो जाएगा, ये कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी। मतलब मेन सर्विस होगी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की, ठीक है ना, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की, और उसके साथ अगर कोई एंसिलरी या इंसिडेंटल सर्विस है इस तरीके की तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी। जो मेन सप्लाई के ऊपर रेट होगा वही उसके ऊपर रेट हो जाएगा। ये बात कर रहा है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, ठीक है ना, भैया अगर इसके अलावा कोई और सर्विस है तो फिर उसके लिए सेपरेटली इनवॉइस दिया जा रहा है, ठीक है ना, वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा। जैसे 7वें फ्लोर के ऊपर, ठीक है ना, हमें सामान चढ़ाने की बात हुई थी, याद होगा वो एकदम, मैं पक्की गारंटी दे रहा हूँ याद हो जाएगा आपको। वैसे अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, ठीक है ना, आधा घंटे का सफ़र है, जाते जाते आप इसको सुन लेना, फिर एक बार आते हुए सुन लेना, याद होगा, काम खत्म, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे एक एंट्री है, एंट्री 66A, ठीक है ना, ये ऐड हुई है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर मैं नॉर्मल तरीके से बताऊं तो आपको मतलब ये कहोगे कि अभी याद होगा, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल पहले। लेकिन इसकी एक एक चीज़ हम क्लियर करेंगे। ये जो एंट्री है ना 66A, पहली बात तो ध्यान रखना, ठीक है ना, ये सरकारी स्कूल के ऊपर है, बस मतलब गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े ना, ब्रो सरकारी स्कूल में पढ़ा, ठीक है।
तो ये सरकारी स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर है ये, और आपको अभी याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या, चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करते हैं पहले। ठीक, कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा सा इसके बारे में जान तो ले कि बेसिकली है क्या ये। स्कूल मतलब एजुकेशन, तो एजुकेशन के बारे में चलिए कुछ बातें आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है ना। वैसे सरकारी स्कूल को अगर कोई भी एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सरकारी स्कूल को कोई भी एफिलिएशन सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो वो एग्जम्प्ट होती है। वैसे इतना था तो आपको ध्यान रख लोगे ना, इतना भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छे से आपको और भी चीज़ें समझाने वाला हूँ। चलिए कुछ बातों की अंडरस्टैंडिंग। पहली बात, स्कूल, स्कूल मतलब क्या भाई, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अब सवाल ये उठता है एजुकेशन का मतलब क्या होता है। एजुकेशन भाई CGST एक्ट 2017 में डिफाइन ही नहीं कर रखा कहीं पे, लेकिन एपेक्स कोर्ट का एक डिसीजन है और उस डिसीजन में बता रखा है एजुकेशन का मतलब क्या होता है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, डेवलपिंग नॉलेज, स्किल एंड कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट बाय नॉर्मल स्कूलिंग। ठीक है, चलो ठीक है जी। एजुकेशन क्या है, गवर्नमेंट कह रही है एजुकेशन एक सेंसिटिव इशू है भाई, बिल्कुल है। गवर्नमेंट कह रही है हम प्रमोट करना चाहते हैं एजुकेशन को, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है एजुकेशन सर्विसेज को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे टैक्स से। ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट एक और बात कर रही है, क्या कह रही है कि भैया आज के टाइम पे जो एजुकेशन है वो तो भाई इतना पैसा कमाते हैं, ह्यूज रेवेन्यू, ये भी कह रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक एंट्री लेके आई सरकारी स्कूल के लिए 66A। आइए चलते हैं और बातें कर लेते हैं यहाँ पर। ये एक चार्ट है, इससे ध्यान रख लेना। फिर नोट क्लैरिफिकेशन क्या है, बस ये है, बस इंग्लिश की। ये तो मैंने सारा का सारा आपको इसलिए बताया ताकि एकदम बिल्कुल याद रहे। ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। ठीक है ना। ये देखो अभी बताओ। ठीक है ना। स्कूल दो ही तरीके के भाई, चलो प्राइवेट स्कूल होगा या फिर गवर्नमेंट स्कूल होगा, गवर्नमेंट स्कूल होगा या प्राइवेट स्कूल होगा। ठीक है ना। मान लो मैं एक गवर्नमेंट स्कूल खोल रहा हूँ, और मैंने कहा भैया CBSE से एथोराइज होना चाहिए, एफिलिएशन होना चाहिए, एफिलेटेड होना चाहिए CBSE। ठीक है। मैंने CBSE को बोला कि भैया मैं एक स्कूल खोल रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल और CBSE से एफिलेटेड करवाना है। वो बोले 10 करोड़ दे दो, मैंने दे दिए, एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना, एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना। अब मान लो मैं प्राइवेट स्कूल खोल रहा हूँ, ठीक है ना, प्राइवेट स्कूल खोल रहा हूँ, CBSE वालों को बोल रहा हूँ एफिलिएशन चाहिए, CBSE वाले बोल रहे हैं चलो 10 करोड़ रुपए दे दो, टैक्सेबल है। याद रखना, गवर्नमेंट स्कूल एग्जेम्प्ट है और प्राइवेट स्कूल क्या है, टैक्सेबल है। लेकिन यहां पर इस क्लैरिफिकेशन के अंदर हमें प्राइवेट स्कूल की बात नहीं करनी है, प्राइवेट स्कूल के लिए अलग से एफिलिएशन आया हुआ है, अलग से एंट्री है, वहां पे बात करें। लेकिन अभी क्लियर होगा वो आपको, गवर्नमेंट स्कूल एफिलिएशन सर्विसेज गवर्नमेंट स्कूल को अगर दी जा रही है तो डेफिनेटली वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन प्राइवेट स्कूल को दी जा रही है तो वो टैक्सेबल है। आई होप क्लियर है। बस यही यहां पे लिख रखा है कि एफिलिएशन की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है किसको, स्कूल को। स्कूल का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी के द्वारा अथॉराइज या कंट्रोल है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। बस इतनी सी बात थी, खत्म। ठीक है ना, यही है आपकी बस। ठीक है ना, अमेंडमेंट सिर्फ ये है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, मैंने तो एकदम बेस स्ट्रॉन्ग करके दे दिया आपको, बिल्कुल। अब आ जाते हैं आगे। अगर अभी हमने पढ़ा अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट स्कूल को एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है ना, तो एग्जेम्प्ट है। वहीं पर अगर कॉलेज को, तो कॉलेज को टैक्सेबल है। प्राइवेट स्कूल को भी टैक्सेबल है। ठीक है ना, कॉलेज को भी टैक्सेबल है और प्राइवेट स्कूल को भी टैक्सेबल है। गवर्नमेंट स्कूल को एग्जेम्प्ट है, बस इतना सा ध्यान रखना है, तो टैक्सेबल है। ठीक है ना। एफिलिएशन सर्विसेज का मतलब क्या होता है, एफिलिएशन सर्विसेज का मतलब है एक यूनिवर्सिटी है वो अपने कॉलेज को, ठीक है ना, ये देख रही है कि भैया तुम्हारे पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब ठीक है ना, सही तरीके से कोई कोर्स है। मान लो तुम बोल रहे हो कि भैया हमें तो कंप्यूटर कोर्स कराना है और तुम्हारे पास कंप्यूटर ही नहीं है। ठीक है ना, है ठीक है ना, तुम्हारे पास स्पेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैकल्टी स्ट्रेंथ, ये सब है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब बातें तो क्या है, ये जो ये है, ये स्टूडेंट के एडमिशन या स्टूडेंट का जो एग्जाम कंडक्ट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये जो है एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है ना, ये जो है एग्जेम्प्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, ना उनके एग्जाम से रिलेटेड है, ना उनके एडमिशन से रिलेटेड है, इसलिए ये जो है, ठीक है ना, क्या नहीं है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। अगर यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज को एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो टैक्सेबल है, और अगर वहीं पर अगर गवर्नमेंट स्कूल को प्रोवाइड की जाती है तो एग्जेम्प्ट है, वहीं पर प्राइवेट स्कूल को करेंगे तो वो टैक्सेबल है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगले पॉइंट पे यही बोल रखा है, स्कूल की बात आ रही है फिर से, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैंने बता ही दिया टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि ये जो एफिलिएशन की सर्विस होती है दोस्तों, ठीक है ना, ये स्टूडेंट के एडमिशन या एग्जाम कंडक्ट से रिलेटेड है नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है ये, ठीक है ना, ये टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी कि टैक्सेबल है। ठीक है ना, हालांकि इसने आगे ये बात लिख रखी है कि एफिलिएशन सर्विसेज, ठीक है ना, जो ऊपर है, ठीक है ना, वो अगर गवर्नमेंट स्कूल को है तो एग्जेम्प्ट है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एंट्री नंबर 66A। बस इसने थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे कर दिया। याद होगा एकदम, सच्ची बताना, याद होगा, बिल्कुल याद होगा। ठीक है ना, तीनों की तीनों याद हो गए होंगी। कैसे याद हो गए होंगे? अगर एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है किसी गवर्नमेंट स्कूल को, एग्जेम्प्ट है, प्राइवेट स्कूल को टैक्सेबल है, कॉलेज को टैक्सेबल है, हो गया याद, बस खत्म। बताओ क्या लगा इसमें? कुछ भी नहीं लगा। आइए चलिए बात करते हैं। मेरा एक दोस्त है वो पायलट है, ठीक है ना, हाँ, तो ना वो पायलट है,
अब पायलट यानी कि अब उसने कहीं ना कहीं से मतलब दूर का दोस्त है, मतलब जैसे दूर का रिश्तेदार होता है ना, वैसे दूर का दोस्त है। हाँ, तो दोस्त का दोस्त है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स, तो उसने ट्रेनिंग कोर्स किया था, है ना। तो ट्रेनिंग कोर्स उसने ना, फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है ना भाई, तभी तो ना। कौन कंडक्ट कर रहा है इसको? कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है? ये एफटीओ, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कर रही है फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स। क्या हो भैया, हम आपको उड़ना सिखाएंगे नहीं, मतलब हवाई जहाज उड़ाना सिखाएंगे ठीक है, उड़ना नहीं सिखाएंगे, ठीक है ना, मतलब आप समझ गए ना, मतलब फ्लाइंग करना सिखाएंगे। चलिए ठीक है, जहाज को उड़ाना सिखाएंगे, आ जाओ। कौन कंडक्ट कर रहा है? एफटीओ, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, और अप्रूव होना चाहिए ये डीजीसीए, डीजीसीए मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, ठीक है ना। तो यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ये तो यही मानेंगे हम कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने स्टूडेंट को, अपनी फैकल्टी को, अपनी स्टाफ को, यही मानेंगे, और ये एग्जाम्प्ट होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, एजुकेशनल, ठीक है ना। एग्जाम्शन के अंदर एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड की जाती है अगर स्टूडेंट्स, फैकल्टी या स्टाफ को, तो वो एग्जाम्प्ट होती है। तो वही बात ये बोल रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर कोई ट्रेनिंग कोर्स है, फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो कंडक्टेड बाय एफटीओ है, अप्रूव्ड बाय डीजीसीए है, ठीक है ना, तो यही मानेंगे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने अपने स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को सर्विस दी है एजुकेशन की, और एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बस इतना सा था, बताओ इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था। आइए चलते हैं, 3 एंट्री नहीं आई है, ये 3 एंट्री और देख लो, ये तीनों की तीनों एंट्री नहीं है। 9E 9 के रिलेटेड है, ये 9 की सीरीज है, 9E 9F 9G। चलिए आ जाते हैं, ठीक है ना। ये जो तीनों है ना, मतलब अभी याद हो जाएंगे, और ये तीनों एक ही चीज से रिलेटेड है। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे, याद रख लेना, इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे से रिलेटेड है तीनों की तीनों। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की 9E 9F 9G तीनों है। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में सबसे पहली बात कर लेते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे अगर किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये 4 सर्विस, तो वह एग्जेम्प्ट है। कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है? जैसे कि मान लो, ठीक है ना, मैं प्लेटफॉर्म पर अपने एक रिश्तेदार को छोड़ने गया, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म टिकट ले ली, ठीक है, उन्होंने वो सर्विस प्रोवाइड की, प्लेटफॉर्म टिकट प्रोवाइड करने वाली, सेल करने की, ठीक है ना, तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। मैं अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने गया, ठीक है, ट्रेन थोड़ी ही लेट हो रखी थी, ठीक है ना, तुम आपको तो पता ही, ट्रेनें कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं, ठीक है ना, तो वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, ठीक है ना, उसकी फैकल्टी प्रोवाइड की, उसके लिए चार्जेस ले रहे हैं, तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। क्लोक रूम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सामान डिपॉजिट कराने की, एग्जेम्प्ट है। या किसी कार सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बैटरी कार ऑपरेटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आजकल तो होती नहीं है, हो सकता है आगे चल के हो ये, ठीक है, अभी नहीं है मतलब, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट है। तो आई होप क्लियर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे अगर किसी इंडिविजुअल को अगर ये 4 सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, इनमें से कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो एग्जेम्प्ट है। बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ भी था नहीं ऐसे, ठीक है जी। आ जाओ, अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? एक डिवीजन किसी दूसरे डिवीजन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सोनीपत का डिवीजन नरेला के डिवीजन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सोनीपत का डिवीजन नरेला के डिवीजन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या कह रहा है? एग्जेम्प्ट है। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ जाते, बताओ इसमें कुछ भी नहीं था। 9G की बात करते दोस्तों, ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। इसमें हालांकि कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें आपको लगेगा नहीं कि मतलब कुछ था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मान लो एक एसपीवी है, एसपीवी मतलब इंडियन कंपनी है, ठीक है ना, और दूसरी तरफ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। तो इंडियन कंपनी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कह रही है हमें दे दो यूज करने के लिए, तो कह रही है चलो ठीक है हम तुम्हें दे देते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर लो, ठीक है ना। अब फ्री में थोड़ी देगी, ठीक है ना, ये पैसे देगी इसको, पैसे देगी ना, तो वो जो पैसे दिए, ठीक है ना, मतलब तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो वही मतलब जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, एसपीवी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, और उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या कह रही है कि भैया तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना, हम उसको मेंटेन कर लेंगे, हम तुम्हें मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना। क्लियर है। अब मेंटेनेंस सर्विस इसकी चीज है ना, तो मेंटेनेंस ये प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली इसको पैसे पे करने पड़ेंगे, ये भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। क्लियर है। बस इतनी सी बात है, यहां पे लिख रखा है यही चीज सारी की सारी इंग्लिश। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है ना, अलाउिंग क्या यूज करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, उसके बदले में जो पैसा आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा। सर्विस ऑफ मेंटेनेंस की सर्विस प्रोवाइड की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा एसपीवी को, और उसके बदले में कंसिडरेशन, ये क्या है? एग्जेम्प्ट, मतलब दोनों चीज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। क्लियर है। ये वही वाली बात होगी जैसे कई चीजें पढ़ते हैं ना हम लोग कि हमारा बंदा फॉरेन कंट्री है, ठीक है ना, फॉरेन कंट्री का बंदा हमारे यहाँ पे आया, ऑफिशियल किसी मतलब गवर्नमेंट का कोई वो है, तो भैया तुम हमारा एग्जेम्प्ट कर दो, हम तुम्हारा एग्जेम्प्ट कर देंगे, बस इतनी सी बात है। बोलो क्लियर है। ठीक है जी, आ जाओ आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं,
अब पढ़ेंगे, अब तो लगभग लगभग खत्म हो गए सारे के सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, बस ये 2-4 चीजें बची हुई हैं, बस थोड़ा ध्यान रखने के लायक है। एंट्री 69, स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। अगर एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय, अगर कोई भी सर्विस है, एनी सर्विस, ठीक है ना, प्रोवाइड कौन कर रहा है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा, या एन अवॉर्डिंग बॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वगैरह, ठीक है ना। अगर ये है और इन रिलेशन टू, किससे रिलेटेड? स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एग्जेम्प्ट है। बस इतनी बात ध्यान रख लेना, काफी है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, एक एंट्री इंसर्ट हुई है, एंट्री 25A। ये है अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का मेन काम क्या है? ठीक है ना भैया, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेन काम ये है, ठीक है ना। लेकिन एंसिलरी या इंसिडेंटल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो, मतलब ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है ही उनकी मेन सप्लाई, लेकिन वो एंसिलरी या इंसिडेंटल सर्विस इनसे मिलती जुलती, जैसे भैया किसी का मीटर शिफ्ट करना है, कहीं पे ट्रांसफार्मर शिफ्ट करना है, ठीक है ना, या कोई किसी का बिल है, डुप्लीकेट बिल बना के दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके की अगर सर्विस है तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। आई होप क्लियर है यहाँ पे। आगे चलते हैं। एंट्री नंबर 44A क्या है? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस की प्रोवाइड है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अगर कोई R&D कर रहा है, कौन R&D कर रहा है? इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 35(1) क्लोज 2 और 3 के अंदर दे रखा है कि अगर नोटिफाइड, कौन नोटिफाइड? भाई कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज या कोई अदर इंस्टीट्यूट या कोई रिसर्च एसोसिएशन है, वो नोटिफाइड होना चाहिए, ठीक है ना, ये नोटिफाइड होना चाहिए। अगर हम उसको ग्रांट दे रहे हैं R&D के लिए तो वो एग्जेम्प्ट है। बस इतनी सी बात इसमें ध्यान रख लेना, और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये है एयरलाइन से रिलेटेड, ठीक है ना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस एयरलाइन से रिलेटेड लास्ट है, बस बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल आपको मजा आ गया होगा। इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें थी और अब आपको लगा होगा कि कुछ भी नहीं है। बस इसको एक बार अभी सुन लिया, ठीक है ना। आपको मैंने नोट्स ऑलरेडी इतने भयंकर, इतने अच्छे नोट्स बना के दिए है ना, ठीक है ना। और स्टडी मैट से जब मैं नोट्स बना रहा था ना तो माथा खराब हो गया था एकदम, मतलब इतना कुछ, मतलब था बहुत कुछ, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस यानी एयरलाइन कंपनी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है? मान लो कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है ना, और इंडिया के अंदर उसने क्या किया? एक एस्टेब्लिशमेंट बना दी, मतलब एस्टेब्लिशमेंट मतलब एक एयरलाइन कंपनी, मतलब एयरलाइन कंपनी की बात हो रही है। कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है ना, हेड ऑफिस फॉरेन में है, और इंडिया के अंदर उसने कोई अपना एस्टेब्लिशमेंट या कोई ब्रांच बना दिया, कोई ऑफिस बना दिया, जो कि क्या है? एयरलाइन कंपनी है, ठीक है ना। क्लियर है? बोलो। अब हेड ऑफिस, ठीक है ना, और ब्रांच के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है ना, और वो उसके अंदर कोई कंसिडरेशन भी नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो ये कह रहा है कि वो एग्जेम्प्ट है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। हालांकि एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इस एक्सप्लेनेशन में सिर्फ ये बता रखा है कि फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है। तो ये कह रहा है कि जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर फॉरेन कंपनी का मतलब है, वही फॉरेन कंपनी का मतलब यहाँ पे भी है, लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी एग्जेम्प्ट है। ये कंडीशन क्या है? ये कह रहा है कि जो एयरलाइन कंपनी है इंडिया के अंदर, जो ब्रांच है इंडिया के अंदर, वो जब गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करेगी तो उस पर तो जीएसटी देना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, जीएसटी देना पड़ेगा। और जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसका हमारी गवर्नमेंट के साथ, इंडिया की गवर्नमेंट के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट हो रखा हो, बस इतनी सी बात है, ये ध्यान रख लेना, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। आई होप याद होगा। एक फॉरेन की कंपनी है, उसका इंडिया के अंदर ब्रांच है, एयरलाइन में डील करती है वो। अगर फॉरेन कंपनी यानी हेड ऑफिस अपनी यहाँ पे इंडिया की जो ब्रांच है उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है विदाउट कंसिडरेशन, तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। फॉरेन कंपनी का मतलब वही है जो कंपनी एक्ट में दे रखा है। ये कुछ कंडीशन है जो अभी आपको पता होनी चाहिए, याद होगा एकदम, ठीक है ना। सारी की सारी अमेंडमेंट होगी दोस्तों। एकदम पसंद आया होगा वीडियो, ठीक है ना। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो सभी दोस्तों के साथ। सारी अमेंडमेंट जल्द से जल्द मैं कवर कर दूंगा विद इन ए वीक। एक हफ्ते के अंदर अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि सारी अमेंडमेंट मैं आपको दे दूं, ठीक है ना। एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे काम काज छोड़ के मैं अमेंडमेंट बना रहा हूँ और ये अमेंडमेंट आपको शेयर कर दूंगा। फिर पूरी की पूरी जितनी भी अमेंडमेंट होगी उन सभी की एक मैं मर्ज कर दूंगा, ठीक है ना। उनको मर्ज करके एक अच्छे से ढंग से पीडीएफ बना के वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ये चैप्टर वाइज है, ये चैप्टर वाइज इसलिए डाल रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं ना, ठीक है ना। वो जॉब करते हैं कुछ ऐसे, तो जैसे मेट्रो में जा रहे हैं तो भैया अब मान लो पढ़ने का एक स्पेसिफिक टाइम नहीं मिलता है जॉब वाले बंदों को, बहुत सारे लोगों को, है ना, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो शादीशुदा हैं, ठीक है, तो बच्चे हैं, तो घर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, जॉब भी संभालना है, फिर साथ में सोच रहे हैं कि चलो यार एक ग्रुप बचा हुआ है, 2 ग्रुप बचा हुआ है, दे ही लेते हैं। हर बार एक थोड़ा थोड़ा रहता है ना कि चलो दे ही लेते हैं कुछ ना कुछ, है ना। वो था ना, वो किसी ने बोला था अवार्ड लेते टाइम कि आप फेल हो रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, तो फेल बेटर, मतलब पहले से बेटर। अभी भाई एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, मान लो आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो, सेकंड ग्रुप दे रहे हो और सेकंड ग्रुप में, है ना, आपने पेपर दिया
और नहीं हुआ क्लियर, दूसरी बार दिया तो 2-4 नंबर ज़्यादा आए, तीसरी बार दिया 5-10 नंबर और ज़्यादा आए, चौथी बार दिया 10-1 नंबर और ज़्यादा आए। तो ऐसे कर करके मतलब ये तो पक्का है कि भैया 1-2 अटेम्प्ट में जैसे ही फंसेगा निकल जाएगा। तो लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसी होती हैं चीज़ें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।